हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः उपस्थित हैं और क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज हम बात करेंगे मुग़ल कालीन प्रांतीय राज मैसूर के बारे में। मैसूर की अगर आप बात करें तो आधुनिक मैसूर का जन्मदाता एम विश्वेश्वरैया को जाना जाता है, लेकिन 1761 ईस्वी में जिस मैसूर राजवंश को स्थापित किया हैदर अली के द्वारा, वह मैसूर राज्य अंग्रेज़ों का सबसे प्रबल प्रतिद्वंदी था। अंग्रेज़ों का सबसे प्रबल प्रतिद्वंदी मैसूर रहा। हालांकि अंग्रेज़ों ने 4 महत्वपूर्ण निर्णायक युद्ध लड़े, जिसके माध्यम से उन्होंने मैसूर को ब्रिटिश राज्य का ब्रिटिश भारत के राज्य में उसे भी विलय कर लिया, मिला लिया। लेकिन अगर हम मैसूर के थोड़ा सा पीछे की कहानी देखें तो जब सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल चल रहा था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय, चूँकि आप जानते हैं कि सल्तनत काल का सबसे बड़ा प्रांत जो था वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय था। दिल्ली सल्तनत का कुल 23 प्रांत थे उसके समय मोहम्मद बिन तुगलक के, और जाहिर सी बात है कि बड़ा प्रांत था। उसकी नीतियों से कहीं न कहीं जनता में असंतोष की भावना थी, और यही वजह है कि उसके समय सर्वाधिक विद्रोह हुए। सल्तनत काल के कुल 37 विद्रोह हुए, जिनमें अकेले ही 27 विद्रोह दक्षिण भारत में हुए। तो दक्षिण भारत में जो विद्रोह हुए उनमें उसी के समय दक्षिण भारत में 2 महान साम्राज्यों का उदय हुआ, एक विजयनगर साम्राज्य और एक बहमनी साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की बात करेंगे तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के दक्षिण में, सुदूर दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। जबकि उसके महज एक दशक बाद दक्कन में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। और चूँकि बहमनी साम्राज्य एक मुस्लिम साम्राज्य था और विजयनगर साम्राज्य एक हिंदू साम्राज्य था, दोनों के मध्य सत्ता को लेकर के लंबे समय तक संघर्ष चला। दक्षिण भारत के इतिहास में यह संघर्ष 200 वर्षों तक चला, और यह संघर्ष चलने का जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण माना जाता है वह यह था कि चूँकि कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच जो रायचूर का दोआब था, रायचूर के दोआब को लेकर के ही इन दोनों के मध्य संघर्ष चल रहा था। हालांकि इस संघर्ष का निर्णायक फैसला 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध में 1565 ईस्वी में तालीकोटा का निर्णायक युद्ध हुआ। हालांकि तालीकोटा का जो युद्ध हुआ उसमें बरार को छोड़ करके बाकी बहमनी साम्राज्य के 4 राजवंशों ने मिल करके एक सैनिक संगठन बनाया, और फलस्वरूप उन्होंने विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण किया और विजयनगर की पराजय हुई। और इसी के साथ हालांकि जो है विजयनगर अवशेष के रूप में भी लगभग 1612 ईस्वी तक बना रहा, और आगे चल कर के विजयनगर के अवशेषों पर ही एक वाडियार वंश की स्थापना हुई वेंकट द्वितीय के द्वारा वाडियार वंश की स्थापना हुई। और वाडियार वंश का जो अंतिम शासक रहा वह चिक्का कृष्णराज था। हालांकि चिक्का कृष्णराज की बात करें तो चिक्का कृष्णराज की सारी शक्तियां उसके 2 मंत्री थे, नंदराज और देवराज। ये दोनों मंत्री थे, और दोनों के हाथों में सारी शक्तियां निहित थी। चिक्का कृष्णराज जो था वो महज नाम मात्र का शासक था, और इसी वाडियार वंश में ही हैदर अली के पिता मामूली से एक सिपाही के रूप में काम करते थे। और चूँकि इसी समय हैदर अली को भी वाडियार वंश में एक मामूली से किलेदार के रूप में अपने जीवन की शुरुआत करने का एक अवसर मिला, और उसे जो है डिंडीगुल का किलेदार बना दिया गया। और आगे चल कर के उसने अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए, हालांकि हैदर अली अनपढ़ ज़रूर था, लेकिन वह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली व्यक्ति था, दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था हैदर अली। उसमें उसके अंदर साहस था और रिस्क लेने की क्षमता थी। फलस्वरूप उसने अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए 1761 ईस्वी में मैसूर राजवंश की नींव डाली। हालांकि अगर इस समय आप भारत की स्थिति देखेंगे 1761 ईस्वी में चूँकि ये वही दौर है जब
जब मराठे अपने चरमोत्कर्ष पे थे, मराठे अपने चरमोत्कर्ष पे थे और कहीं न कहीं मराठे चूँकि दक्षिण भारत में नियंत्रण स्थापित करने के फलस्वरूप उत्तर भारत की राजनीति में भी मराठों का वर्चस्व स्थापित हो चुका था और मुग़ल बादशाह मराठों के ही द्वारा दिल्ली पर बैठाए जाते थे। इस तरीके से मराठे पूरे भारत के सबसे प्रमुख शक्तिशाली हो गए थे और जिस वजह से मराठों ने पंजाब में भी हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था। तो यह अब तय हो गया था कि मराठे और अफ़गानों के मध्य संघर्ष अनिवार्य था और यही वजह है कि चूँकि उधर 1761 ईस्वी में पानीपत के तृतीय युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी, मराठे उधर उलझे हुए थे, इधर अंग्रेज़ भी कहीं न कहीं जो है उलझे हुए थे। तो यही एक सही अवसर था और इसी राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठा करके हैदर ने मैसूर में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना कर ली और देखते ही देखते जो है हैदर ने अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए जब तक लोगों ने इधर ध्यान दिया तब तक स्थिति जो है हैदर अली के एकदम पक्ष में थी। इसका परिणाम यह हुआ कि हैदर की बढ़ती हुई शक्ति से कहीं न कहीं जो है अंग्रेज़ों को भी भय था, अंग्रेज़ों को सबसे ज़्यादा भय था चूँकि मैसूर के बगल में ही कर्नाटक राज्य था जो कहीं न कहीं अंग्रेज़ों के समर्थन में था। अंग्रेज़ों का वो एक तरीके से उसके समर्थक वहाँ शासन कर रहे थे कर्नाटक में, तो अंग्रेज़ों को डर था। और उधर ऑलरेडी पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की बुरी तरह पराजय हुई और मराठे भी एक तरीके से अब कमज़ोर हो गए। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि अंग्रेज़ों ने अब हैदर की शक्ति को नियंत्रित करने का प्रयत्न किया, लेकिन हैदर एक बहुत ही दूरदर्शी और शक्तिशाली शासक था। उसने शासक बनने के बाद उसने दो महत्वपूर्ण कार्य किए। पहला ये कार्य किया कि उसने अपनी निरक्षरता को दूर करने के लिए उसने खांडे राव नामक एक ब्राह्मण को अपना सलाहकार नियुक्त किया और दूसरा जो है उसने अपनी सेना का यूरोपीयकरण किया। यूरोप की तर्ज पर उसने अपनी सेना का गठन किया और डिंडीगुल में उसने आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किए और हैदर भारत की पहली ताकत था जिसने अपनी समुद्री सीमा की सुरक्षा के लिए जहाज़ी बेड़ा बनाए और प्रत्येक जहाज़ी बेड़ा पर उसने जो है तोप स्थापित किए, उसने तोप लगाए। इस तरीके से हैदर भारत का यह पहला शासक था। और हैदर चूँकि अनपढ़ ज़रूर था लेकिन कुशल और दूरदर्शी शासक था। हैदर को पता था कि भारत में वह अंग्रेज़ों का सबसे प्रबल प्रतिद्वंदी था। वह किसी भी कंडीशन में भारतीय शासकों को मिला करके अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालना चाहता था। यही वजह है कि जब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक हुआ, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने क्या किया कि अंग्रेज़ों को पराजित किया, जिससे हैदर और मैसूर की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई और फलस्वरूप जो है चूँकि अगर ये दौर देखेंगे 1767 से 69 के समय, तो इस समय बंगाल का गवर्नर जो था वह बेंसीटाट था, बंगाल का गवर्नर बैरलेस्ट था, जबकि मुग़ल बादशाह जो था वह मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। इसके अलावा मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय था और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ उसमें मद्रास की संधि हुई और मद्रास की संधि के तहत कुछ महत्वपूर्ण शर्तें की गई, जिसमें यह कि दोनों ने एक दूसरे के विजित क्षेत्र को लौटा दिया और इसके अलावा अंग्रेज़ों ने मैसूर को यह आश्वासन दिया कि अगर उस पर कोई भी शत्रु अटैक करता है, कोई भी शत्रु देश अटैक करता है तो उसकी सुरक्षा करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी या सेनाएं जो है उसकी सहायता करेंगी। लेकिन फ़िलहाल अंग्रेज़ अपनी बातों पर कहाँ जो है रहने वाले थे और यही वजह है कि आगे चल कर के उन्होंने मद्रास की संधि का उल्लंघन किया और 1780 ईस्वी में देखेंगे तो चूँकि 1780 ईस्वी का युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू होने का जो तात्कालिक कारण यह था
कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो शुरू हुआ वह 1780 से लेकर 1784 ईस्वी तक चला, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और इस समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वह वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल था, जबकि इस समय मैसूर का शासक हैदर अली ही था। मैसूर का शासक हैदर अली था। और जो युद्ध का तात्कालिक कारण ये बना कि चूँकि आप देखेंगे तो कर्नाटक मैसूर में एक स्थान है माहे। माहे जो कि फ्रांसीसियों की बस्ती थी। फ्रांसीसियों की बस्ती थी और उस बस्ती फ्रांसीसियों की बस्ती पर अंग्रेज़ों ने आक्रमण कर दिया। फ्रांसीसियों की बस्ती पर अंग्रेज़ों ने आक्रमण कर दिया। और अब इसका मतलब ये है कि माहे पर आक्रमण करने का मतलब कहीं न कहीं जो है यह हैदर अली की संप्रभुता पर आक्रमण करना था। हैदर अली की संप्रभुता पर आक्रमण करना था। और उधर अंग्रेज़ पहले ही जो है मद्रास की संधि का उल्लंघन कर चुके थे। तो फाइनली क्या हुआ कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध प्रारंभ हो गया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, हालांकि जो है अंग्रेज़ों ने मराठे और निज़ाम को उसने मिला करके एक सैन्य त्रिगुट बनाया, लेकिन हैदर चूँकि दूरदर्शी शासक था, इसने जो है मराठे और निज़ाम को अपनी तरफ मिला करके अंग्रेज़ों को मात दी। लेकिन इसी युद्ध में घायल होने की वजह से 1782 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो गई। हैदर अली की मृत्यु जो थी वह मैसूर के लिए बहुत घातक सिद्ध हुई। हालांकि युद्ध बंद नहीं हुआ। युद्ध उसका पुत्र टीपू सुल्तान शासक अपने आप को सुल्तान घोषित करके उसने युद्ध को जारी रखा। और हालांकि यह युद्ध 1784 ईस्वी तक चला। 1784 ईस्वी तक यह युद्ध चला और अंततः जो है दोनों के मध्य मंगलौर की संधि हुई। और मंगलौर की संधि के फलस्वरूप जो है मंगलौर की संधि में ये हुआ कि दोनों ने क्या किया कि एक दूसरे के विजित क्षेत्र को वापस कर दिया। लेकिन हालांकि टीपू द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में ज़रूर कुछ पराजित हुआ, लेकिन उससे कोई विशेष जो है नुकसान मैसूर को नहीं हुआ। और आगे चल करके जो है चूँकि अंग्रेज़ों का मेन उद्देश्य था मैसूर को पूरी तरीके से समाप्त करना, तो पुनः जो है तृतीय युद्ध की पृष्ठभूमि बनी। हालांकि टीपू सुल्तान जो है वह एक योग्य शासक था, बहादुर था, लेकिन कहीं न कहीं जो है उसके अंदर दूरदर्शिता की कमी थी। वह फ्रांस से पढ़ा लिखा था। और टीपू सुल्तान का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि 100 दिन गीदड़ की तरह जीने से बेहतर है कि एक दिन शेर की तरह जिया जाए। और फलस्वरूप जो है 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस जब बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर के आया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की स्थिति एकदम साफ थी। और उसने क्या किया कि पुनः जो है 1790 से 92 तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है लड़ा गया। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज़ों ने जो है यह ब्लेम लगाया। हालांकि अंग्रेज़ों ने जो है उकसाया कर्नाटक के नवाब को, कर्नाटक का जो ब्रिटिश अधिकारी था उसको इसने जो है उकसाया और उसने आक्रमण कर दिया हैदर अली पर, लेकिन टीपू ने उसको पराजित किया। अपनी पराजय देख करके लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सेना की कमान स्वयं संभाल ली। और आगे चल करके जो है उसने यह ब्लेम लगाया कि कहीं न कहीं जो है मैसूर वो फ्रांसीसियों को ज़्यादा महत्व दे रहा है या फ्रांसीसियों के ज़्यादा निकट हो रहा है, जबकि अंग्रेज़ों को वह बहुत विशेष महत्व नहीं दे रहा है। और फलस्वरूप जो है 1790 से 92 तक चले इस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कॉर्नवालिस ने टीपू को पराजित किया। और इसका परिणाम स्वरूप यह हुआ कि उसने चूँकि श्रीरंगपट्टनम पर घेरा डाल दिया था। और जब चूँकि मैसूर की राजधानी पर घेरा डालने का मतलब ये है कि मजबूरन टीपू को आत्मसमर्पण करना पड़ा। और इस तरीके से श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में हुई। और इस संधि में यह प्रावधान किया गया कि
टीपू को अपना आधा राज्य, टीपू को मैसूर का आधा राज्य जो है अंग्रेज़ों को देना पड़ा। इसके अलावा युद्ध हार जाने के रूप में 3.3 करोड़ रुपया मैसूर को देना था अंग्रेज़ों को, और उसके लिए 1 साल का समय दिया गया। 1 साल के भीतर ही इतनी बड़ी राशि जो है युद्ध हार जाने के रूप में देना है। साथ ही साथ जब तक यह राशि देंगे नहीं तब तक टीपू के 2 अल्पवयस्क पुत्र जो है वह अंग्रेज़ों के पास बंधक के रूप में रहेंगे। निराश टीपू, किसी भी भारतीय शासक से उसे कोई सहयोग नहीं मिला, तो उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया। टीपू ने अपनी सेना का पुनर्गठन किया, और इसके अलावा जो है टीपू ने, चूँकि ये वही दौर है जब फ्रांस का शासक नेपोलियन, यूरोप में सबसे बड़ी शक्ति के रूप में फ्रांस का शासक नेपोलियन था, और वह जो है यूरोप के एक बड़े भूभाग पर साम्राज्य स्थापित कर चुका था। इसने जो है नेपोलियन को पत्र लिखा। इसके अलावा इसने अपने आप को जो है जैकोबिन क्लब का सदस्य बनाया और अपने आप को नागरिक टीपू कहने लगा, और इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष लगाए। और साथ ही साथ इसके अलावा जो है इसने फारस के साथ, इसके अलावा अफ़गानिस्तान के साथ, इन सभी के साथ जो है इसने राजनयिक संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। हालांकि जो है फ्रांसीसियों की एक बस्ती जो है दक्षिण पूर्व एशिया में थी, वहाँ के फ्रांसीसी अधिकारियों ने इसको आश्वासन दिया, और साथ ही साथ उन्होंने प्रमोट किया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ्रांसीसी वो टीपू की सेना में भर्ती हों। और इस समय ये वही दौर है 1799 ईस्वी का, चूँकि लॉर्ड वेलेजली बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर के आया था, और उसकी मंशा एकदम स्पष्ट थी कि अब जो है मैसूर राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य का भूभाग बनाना है, ब्रिटिश भारत का भूभाग बनाना है, और पूरी तरीके से टीपू को समाप्त करना उसका मेन उद्देश्य था। अब चूँकि उसको पता भी था कि अगर टीपू को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग मिल गया तो फिर टीपू को हराना मुश्किल है। 1799 ईस्वी में उसने युद्ध की घोषणा कर दी, और कहा जाता है कि टीपू सुल्तान जो है अपने राजधानी की रक्षा करते हुए श्रीरंगपट्टनम में वीरता के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ, और इस तरीके से मैसूर पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। हालांकि मैसूर के एक बड़े भूभाग को ब्रिटिश साम्राज्य का भूभाग बना लिया गया, जबकि मैसूर पर एक छोटे से भूभाग पर पुनः वाडियार वंश की स्थापना हुई, और वाडियार वंश के शासक चिक्का कृष्णराज को स्थापित किया गया। इस तरीके से 1799 ईस्वी में मैसूर ने वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया, और इस तरीके से सदा के लिए मैसूर की स्वतंत्रता समाप्त हुई। हालांकि अगर टीपू सुल्तान का मूल्यांकन किया जाए तो टीपू सुल्तान अपने समय का सबसे युगतम शासकों में से एक था। टीपू सुल्तान के समय की बात करेंगे तो टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में, मैसूर में जो है उसने आधुनिक कृषि की स्थापना की थी। इसके अलावा उसने जो है चूँकि मिसाइल, उसने जो है भारत में मिसाइल का जन्मदाता अगर टीपू सुल्तान को कहा जाए तो सबसे पहले भारत में मिसाइल की जो स्थापना किया था, मिसाइल को जो बनाया था वो टीपू सुल्तान ही था। इसके अलावा उसने जो है उसने क्या कहते हैं कि रेशम के कीड़े को पालने का उद्योग उसने डेवलप किया था। मैसूर के किसान बहुत हरे भरे थे, मैसूर के किसान बहुत खुशहाल थे। वहाँ पे बेहतर तकनीकी स्थापित की थी इसने, और कृषि को प्रमोट करता था, और यह एक धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक था। मुस्लिम शासक होते हुए भी इसने हिंदू शासकों को भी प्रमोट किया था। हिंदू धर्म के प्रति भी इसकी कहीं न कहीं आस्था थी। इस तरीके से 1799 ईस्वी में मैसूर ने वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार की, और इस तरीके से मैसूर की स्वतंत्रता समाप्त हुई। तो इसी के साथ फ्रेंड्स इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक बेहतर क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।